स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS पे। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं इस PIB के वीकली एनालिसिस वाले सेशन के अंदर में। ये हमारा 4th वीक है, जुलाई का लास्ट वीक, जिसके अंदर में हम इसका एनालिसिस करेंगे। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि 1 अगस्त से आपकी क्लासेस जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। जो हमारा लाइव फाउंडेशन बैच है, 3rd लाइव फाउंडेशन बैच, उसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और 1 अगस्त से इसकी क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। रोज शाम को 6 बजे इसकी क्लास हुआ करती है। और अगर अभी तक आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो अभी इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 8 अगस्त के बाद में इसमें एडमिशन क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप इसको ज्वाइन करिए। और इसके आपको कितने रुपए में मिल जाएगा, ये 18,999 रुपए में। अगर आप ये कोड यूज करते हैं, क्या PRT लाइव कोड यूज करते हैं, तो आपको इतने मिल जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन ये किया भी है कि आप खुद सोचिए कि आपको GS मिल जाता है प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए। आप पहला ये देखिए, दूसरा आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, ये भी चीज है। आपको मेंटोरशिप मिलेगी, ये भी समझिए, मतलब पूरे साल आपको मेंटोर मिलेंगे जो आपके साथ आपकी तैयारी में रहेंगे। आपको CSAT की कोचिंग मिलेगी, आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी, और टेस्ट सीरीज के अलावा वीकली आपको क्या मिलेगा, रिवीजन क्विज भी मिलेंगे। डेली आपको क्विज मिलेगा करंट अफेयर के, डेली आपको क्या मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको कोड क्या यूज करना है, PRT लाइव, ये कोड आपको यूज करना है। और 8 अगस्त से इसके अंदर में एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, तो आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, कि ऑप्शनल की क्लासेस भी हमारे स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पर शुरू हो रही है। और ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि देखिए ऑप्शनल अगर देखा जाए तो मेंस में 2 पेपर 500 नंबर के होते हैं और काफी सारे बच्चे उसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो 2 ऑप्शनल की क्लासेस शुरू हो रही हैं, एक PSIR की क्लासेस शुरू हो रही हैं और दूसरा जियोग्राफी की। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शनल की क्लासेस शुरू हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्राइस क्या रहेगा, 12,499 रुपए में। इसमें भी आपको क्या कोड यूज करना है, PRT लाइव कोड यूज करना। इनकी जो क्लासेस रहा करेंगी वो दोपहर में 1 बजे रहा करेंगी डेली। ठीक है, और ये कब से शुरू हो रही है, आपके जैसे PSIR और ज्योग्राफी आपका 16 अगस्त से शुरू हो रहा है, PSIR आपका 15 अगस्त से शुरू हो रहा है, 18 अगस्त से। ठीक है, तो आप इसको अभी ज्वाइन कर लीजिए, टाइम वेस्ट मत करिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो कहाँ ज्वाइन करिए, प्रशांत तिवारी PDF नाम का टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पर PDF मिल जाएगी। आप मेरे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो देखते हैं, लिविंग कंडीशंस ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। दरअसल दोस्तों इस चीज को आप समझिए और जानिए कि हमारे देश के अंदर में शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गए, SC हो गए, आपके माइनॉरिटीज हो गए, आपके पुअर हो गए, महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, ये सभी किसके अंदर में आते हैं, वल्नरेबल सेक्शन के अंदर में आते हैं। और इनके अपलिफ्टमेंट के लिए काफी समय से कहीं ना कहीं स्कीम्स, काफी सारे कार्यक्रम चलाए जाते रहते हैं। तो रिसेंटली एक सर्वे हुआ जिसके अंदर में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंदर में ये पाया गया कि जो कंडीशंस है, लिविंग कंडीशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, वो क्या इंप्रूव हुई हैं, वहां पर लिटरेसी रेट कैसा हुआ है, क्या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस हैं, वो अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, वो सारी चीजें क्या की गई हैं इसके अंदर में डिस्कस की गई हैं। तो प्लीज याद रखिएगा, अभी रिसेंटली डाटा रिलीज किया गया किसके द्वारा, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कराया गया था, जो किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा कराया गया था। उन्होंने ये चीज पाई है कि इस डाटा के आधार पर ये पाया गया कि काफी सारी कंसिडरेबल, काफी सारी इंप्रूवमेंट्स हुई हैं किसके अंदर में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिविंग कंडीशंस के अंदर में। तो अगर डाटा देखा जाए तो 2005 के रेफरेंस में और 2019-21 के रेफरेंस को डाटा को कंपेयर किया हुआ। तो सबसे पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उस समय जो डेथ रेट है बच्चे की, उससे रिलेटेड पहले देखिए कितना था, 62 था, 62.1, अब वो कितना हो गया, 41.6। यानी कि इससे क्या चीज समझ में आती है, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये समझ में आती है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं जिसके अंदर में इंश्योर किया जाएगा कि मैटरनल और जो बच्चा इन्फेंट उसकी डेथ को कैसे रोका जाए, कैसे सेफ डिलीवरी कराई जाए,
कैसे इंपॉर्टेंट जो सेफ गार्ड फीचर्स हैं, जो मैकेनिज्म है, वो प्रोवाइड कराए जाए, वो अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। दूसरा, बच्चे की 5 साल के अंदर में जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी डिक्लाइन हुआ है, 95.7 से कितना 50.3 पर आ गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पहले डिलीवरी होती थी वो घरों में ज्यादा रहती थी, तो उनको कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, कैसे हॉस्पिटल में कराया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। तो वो भी क्या हुए, इंक्रीज हुए, 17.7% से कितना 82.3% इंक्रीज हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्लस में जो बच्चा जन्म लेता है तो उसको कई सारी इम्यूनाइजेशन यानी कि वैक्सीन प्रोवाइड की जाती हैं, तो उसके अंदर में भी जो 12 से 23 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर में भी काफी ज्यादा इंक्रीज आया है, 31% से 76% का इंक्रीज हो गया। अगर लिटरेसी रेट देखा जाए तो लिटरेसी रेट भी दोस्तों बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। अब देखिए 47.1% से कितना इंक्रीज हो गया, 59% इंक्रीज हुआ 2011 में। 47 कितना था 2001 के अंदर में, 59 है, और अब तो और ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। इवन अगर देखा जाए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, उसके अंदर में भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें बताती हैं कि धीरे धीरे जो प्रोग्रेस है, जो ग्रोथ है, उसकी तरफ जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वो अपने क्या है ऑब्जेक्टिव की तरफ में धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके रिगार्डिंग दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। ये क्या है, दरअसल विदेश से बहुत ज्यादा लोग भारत के अंदर में अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं, और भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है मेडिकल टूरिज्म के लिए। यानी कि मेडिकल, अपने वेलनेस, इलाज के लिए काफी सारे लोग देश विदेश से भारत के अंदर में आ रहे हैं। तो उसको कैसे और ज्यादा, इस अपॉर्चुनिटी को और ज्यादा एनहांस किया जाए, कैसे सेंटर और स्टेट एक साथ मिलकर इस फील्ड में काम करें, इन सब चीजों को इंश्योर किया गया इसके अंदर में। तो याद रखिएगा, तो ये क्या है, रिसेंटली यूनियन जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है उन्होंने एक नेशनल स्ट्रेटेजी एंड रोड मैप बनाया है मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए। तो मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म क्या है, ये एक प्रैक्टिस है जहां पर ट्रैवल करते हैं आप इंटरनेशनल बॉर्डर्स को जाते हुए, जहां पर मेंटेन करना, इंप्रूव करना और रिस्टोर करना हेल्थ को। यानी कि अपने हेल्थ के लिए अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हो, उसको मेडिकल टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर में क्या क्या है, सबसे पहली बात तो एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाना है कोऑपरेशन का स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में। और साथ में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना है तो प्राइवेट एंटिटीज को, प्राइवेट सेक्टर को भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। साथ में यहां पर नेशनल मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म बोर्ड बनाया गया, जिसके क्या होंगे ऑनरेबल टूरिज्म मिनिस्टर, उसके क्या होंगे चेयरमैन होंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाए जो आगे और सब चीजों को क्या कर सके, प्रमोट कर सके, देख सके। प्लीज याद रखिएगा इसके चेयरमैन कौन रहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के जो मिनिस्टर है, प्लीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज है। ठीक है, और क्या क्या है इसके अंदर, फोकस किसके अंदर है, जैसे गवर्नेंस कैसा होना चाहिए और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, क्या हॉस्पिटल की जरूरत है, क्या गाइडलाइंस की जरूरत है, सारी चीजों में कैसे और किया जाए, कैसे एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई जाए मेडिकल ट्रैवल के अंदर दौरान के अंदर में, कैसे इंडिया को एज ए वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट किया जाए। ठीक है, कैसे डिजिटाइजेशन किया जाए, जहां पर क्या है कोई भी अगर आए तो वो सारी सुविधाएं वहां पर ले सके। ठीक है, वहां पर रजिस्टर कर सके, हॉस्पिटल, डॉक्टर, सारी चीजें हो सके, एक इकोसिस्टम बनाया जाए और प्रमोट करना है वेलनेस टूरिज्म को। अच्छा, भारत ऐसा क्यों है कि भारत इतना ज्यादा, भारत को लोग बाहर से आते हैं, क्योंकि यहाँ के जो प्रोफेशनल हैं, वो जो डॉक्टर हैं, वो बहुत ज्यादा ट्रेंड हैं और उन्होंने यूरोप हो गया, यूएस के हो गया, कई सारे डेवलप कंट्रीज में काम किया, और इसी कारण से भारत की जो छवि है वर्ल्ड के अंदर में हेल्थ के सेक्टर में, जो यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं स्पेसिफिकली, उनकी बहुत अच्छी रहती है, इस चीज को मानिएगा। ग्लोबली एक्रेडिटेड हैं, काफी ज्यादा डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पर। और एक और चीज है, अफोर्डेबल है, यहाँ पर जो कॉस्ट है वो भी क्या रहती है, रिलेटिवली जो विदेशों में कॉस्ट है उसके मुकाबले में काफी कम रहती है। ठीक है, 10,000 से ज्यादा नर्सेज ग्रेजुएट होती हैं, हर साल ग्रेजुएट होती हैं, बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन है। इन सब कारणों से के कारण में क्या होता है, काफी सारे देश के, दूसरे देश से लोग इंडिया में क्या आते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने, इलाज कराने के लिए। तो कैसे इस अपॉर्चुनिटी को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए, इस अपॉर्चुनिटी को कैसे कैप्चर किया जाए, उसके लिए क्या किया गया, इस डॉक्यूमेंट को रिलीज किया गया है कि जो जो और चीजें इंटरवेंशन हो सकती हैं उन चीजों को कैसे किया जाए। ठीक है, तो बोर्ड का याद रखिएगा। अगला क्या है, ये स्कीम का याद रखिएगा, RAMP, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। दोस्तों, आप सभी इस चीज को जानते हैं कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को भारत की बैकबोन कहा जाता है, भारत की इकोनॉमी का।
यानी कि ये कहा जाता है कि 70% के आसपास जो हमारे देश के अंदर में जो वर्कफोर्स है वो एमएसएमई सेक्टर में काम करते हैं, और एमएसएमई सेक्टर हमारे एक्सपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जॉब प्रोवाइडर है। तो ये कहा जाता है कि बैकबोन हमारी इकोनॉमी का। तो एमएसएमई सेक्टर को कैसे आप और ज्यादा रिवाइव करें, उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करें, उसके लिए स्कीम को लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है, रैंप, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। ये किसके द्वारा सपोर्टेड है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये सपोर्टेड स्कीम है। प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। तो इस स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसका नाम क्या है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, रैंप। किसके समर्थन से, किसके सपोर्ट से, वर्ल्ड बैंक से। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का, जहां पर आप क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे आपकी एमएसएमई सेक्टर को, क्योंकि आप समझिए कोविड के बाद में एमएसएमई सेक्टर के ऊपर में बहुत बड़ा असर पड़ा। तो कैसे उनको रिवाइव किया जाए, रिकवर किया जाए, तो उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कई सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, कई सारे स्टेप्स ले रही है, जिनसे क्या किया जाए, इकोनॉमी के इस बहुत इंपॉर्टेंट पिलर को कैसे रिवाइव किया जाए। तो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को कैसे बढ़ाया जाए, एमएसएमई की जो कवरेज है स्टेट्स के अंदर में उसको कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। सारी की सारी चीजें इसके अंदर में, जैसे टेक्नोलॉजी और क्रेडिट, पैसा भी मिले और नई नई टेक्नोलॉजी कैसे एमएसएमई सेक्टर को मिले, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। जैसे एमएसएमई सेक्टर की मार्केट, मान के चलिए आपने प्रोडक्शन तो कर लिया, लेकिन मार्केट भी तो मिलनी चाहिए ना, तो उसके लिए कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये रैंप स्कीम के अंदर सब चीजें रहेंगी। जैसे सर्विस सेक्टर को कैसे इंक्लूड किया जाए, जेंडर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे जेंडर, दोनों के दोनों जो जेंडर गैप है इकोनॉमी के अंदर में, उसको कम किया जाए। ग्रीनिंग इनिशिएटिव, ऐसे कई सारे इनिशिएटिव लिए जाए जो हमारे एमिशन को कम करें, ऐसे कई सारे सॉल्यूशन लाए जो हमारे एमिशन को कम करें। सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है, हमारे एमएसएमई को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रैंप के अंदर में आप जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएंगे स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर में, वो क्या होगा, इन्वाइटेड है इसके अंदर में। ये 5 साल के अंदर में इंप्लीमेंट की जाएगी, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। और ये किसके द्वारा मॉनिटर की जाएगी, नेशनल एमएसएमई काउंसिल के द्वारा। तो एमएसएमई काउंसिल को कौन हेड करता है, मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई। देखिए प्लीज याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं कि इसको कौन काउंसिल को हेड करते हैं, इस बोर्ड को कौन हेड करते हैं, पीएम करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछने के बहुत ज्यादा क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं, ठीक है। इस चीज को समझिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वाला एस्पेक्ट, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले इसके ऊपर में। प्लीज याद रखिएगा, ये बोर्ड और मिनिस्टर, ये जरूर याद रखिएगा, काउंसिल के मिनिस्टर कौन है, बोर्ड के मिनिस्टर कौन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट स्कीम है द फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसको हम फेम नाम से जानते हैं, फेम स्कीम ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात समझ लीजिए, इसको बहुत सिंपल और सरल भाषा में समझिए कि फेम स्कीम क्या है, कि भारत के अंदर में कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग फास्ट हो, कैसे तेज हो, और कैसे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जल्दी से जल्दी क्या करें, अडॉप्ट करना शुरू करें, उसका यूज करना शुरू करें, उसके लिए स्कीम शुरू की थी। प्लीज याद रखिएगा, इस मिनिस्ट्री का नाम याद रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के द्वारा यह स्कीम शुरू की थी। किसके द्वारा, प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, उसके द्वारा किया गया था, जिसके अंदर में हमने टारगेट लिया था 2016 से 2026 तक कि हम कैसे ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के अंदर में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ में कैसे मूव करेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ अगर आपको मूव करना है तो सबसे पहली बात तो क्या है, आपको उसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं इस फेम स्कीम के, एक प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करना, और दूसरा साथ में ये भी कि कैसे लोग उसको अडॉप्ट करें, कैसे लोग उसका यूजेज करना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर में कैसे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूज को पुश करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आप अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय वे ऑफ मार्केट क्रिएशन एंड डिमांड एग्रीगेशन, ये कैसे आप करें। तो इस प्लीज याद रखिएगा, फेम किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है, जिसका एडॉप्शन और मैन्युफैक्चरिंग को कैसे इंक्रीज किया जाए। मिनिस्ट्री को याद रखिएगा धीरे धीरे। अब इसके ऑब्जेक्टिव से देखिए क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट तो क्या है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के अंदर में इस्तेमाल होना शुरू होगा, उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, इंपोर्ट डिपेंडेंस किसके ऊपर में कम होगा, आपके पेट्रोल और डीजल के ऊपर में। अब जितना ज्यादा पेट्रोल और डीजल के ऊपर में इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होगा, उतना कम हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। अब करंट अकाउंट डेफिसिट आपकी करेंसी से डायरेक्टली लिंक्ड है, तो आप यहां पे कनेक्शन कर सकते हैं। पेट्रोल और डीजल के यूजेस कम होने के कारण में आपके एनवायरमेंट के ऊपर में अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि एमिशन नहीं होगा। तो सारी चीजें हैं, पॉल्यूशन और सारी चीजें, ठीक है, क्लियर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज याद रखिएगा। अगला जो है मिशन वात्सल्य, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिशन वात्सल्य क्या है,
वात्सल्य से आप समझ गए होंगे बच्चा, बच्चे से रिलेटेड। तो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो क्या है इसके अंदर में? कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि 4,000 रुपए हर बच्चे को दिए जाएंगे इसके अंदर में। ये इसलिए प्रोवाइड किया जाएगा कि बच्चे की कैसे ग्रोथ हो, कैसे न्यूट्रिशन वैल्यूज उसको मिले। हेल्पलाइन सर्विस होगी जो चिल्ड्रन के लिए डिफाइंड है जेजे एक्ट 2015 के अंदर, वो हेल्पलाइन सर्विस होगी। उसको अटेंशन दी जाएगी स्पेशल नीड चिल्ड्रन की, जैसे मान के चलिए चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, जैसे मेडिकल थेरेपिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, सारी चीजें उनको क्या की जाएंगी इस मिशन वात्सल्य के स्कीम के अंडर में प्रोवाइड की जाती हैं। इस हर डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो जो पालना, जो क्रेडल सिस्टम होता है, वहां पर एक रिसेप्शन बनाया जाएगा जहां पर भी गवर्नमेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो प्लीज याद रखिएगा मिशन वात्सल्य, ये वाला पॉइंट जरूर याद रखिएगा, 4,000 रुपए और हेल्पलाइन, ये सारी चीजें और कौन से मिनिस्ट्री इसको क्या कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? स्टेप्स फॉर इंप्रूविंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। देखिए मैं आपको पहले ही मैंने शुरू कर दिया, बच्चा और मां ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं भारत के लिए, भारत के संविधान के अंदर में और एक सोसाइटी के लिए। तो कैसे इनकी हेल्थ को इंप्रूव किया जाए? मां जिसको न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है प्रेगनेंसी के समय पर, तो उनको कैसे सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड किए जाए, ये बहुत बड़ा क्या रहता है, मेजर ऑब्जेक्टिव रहता है। दूसरा, बच्चा जो पैदा हुआ है या जो गर्भ में है उसको कैसे सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिले, उसको कैसे अच्छी हेल्थ सुविधाएं मिले, इम्यूनाइजेशन मिले, कैसे उसको आने वाले, अगर अच्छी सुविधाएं, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, अगर उनके आसपास के एनवायरनमेंट में इंप्रूवमेंट नहीं होगी, तो वो अच्छी स्किल्स, अच्छा स्कूल, ये सब चीजें कैसे कर पाएंगे? तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या है, कई सारी स्टेप, टेक्निक, फाइनेंसेस, इवन पैसे तक डायरेक्ट दिए जाते हैं जहां पर स्टेट को दिए जाते हैं। वो क्या करें, प्रोग्राम इंप्लीमेंट करें, किसके लिए? बच्चों और महिलाओं के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रेगनेंसी के अंदर में और चाइल्ड बर्थ के अंदर में कैसे अलग अलग पैकेजेस शुरू किए, जैसे 12 पैकेजेस शुरू किए गए हैं, आयुष्मान भारत के अंदर में शुरू किया गया है, जहां पर जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए कि डायग्नोस करना, रजिस्टर करना इनिशियल एज के अंदर बच्चे प्रेगनेंसी को। दूसरा क्या है, अगर मान के चलिए कहीं पर कोई क्रिटिकल प्रेगनेंसी है तो 4 हाई रिस्क अगर कहीं पर है तो 4 पहले डिलीवरी से पहले चेकिंग हो जानी चाहिए थी, काउंसलिंग होना चाहिए, फॉलो अप रेफरल होना चाहिए, आपको मतलब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए। अब एक समझिए, कनेक्ट करिए, गवर्नमेंट ने आपको पता होगा मातृ वंदना योजना, जिसके अंदर में कहा कि हम भैया 5,000 प्लस 1,000 यानी कि 6,000 रुपए महिलाओं को देंगे। वो इसीलिए कहा कि आप क्या आइए हॉस्पिटल में आइए डिलीवरी करने के लिए। अब हॉस्पिटल में डिलीवरी होगी तो बच्चे को भी क्या लगेंगे, वैक्सीन लग जाएगी, उसके भी क्या हो जाएगा, सारे के सारे जो उसके न्यूट्रिशन वैल्यूज है उसके लिए भी कुछ चीजें उनको मिल जाएंगी, महिलाओं को भी मिल जाएंगी। तो ये सारी की सारी चीजें ये हैं कि कैसे महिला की और बच्चे की दोनों की हेल्थ को क्या किया जाए, इंश्योर किया जाए। तो प्लीज याद रखिएगा ये सारी की सारी चीजें हैं। स्कीम क्या क्या है, जैसे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पोर्टल है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान है, मातृत्व अभियान हो गया, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन हो गया, आश्वासन है, ठीक है, सारी की सारी चीजें हैं क्या में। तो ये प्लीज याद रखिएगा ये सारे के सारे स्कीम। अगला जो है 11th एग्रीकल्चर सेंसस, ये शुरू होने जा रहा है, तो उसके अंदर में क्या क्या यूज किया जाएगा उससे रिलेटेड आर्टिकल था पीआईबी। तो आप याद रखिए, इससे रिलेटेड आपको फैक्ट याद रखना है कि हर 4 साल में होता है। इसके अंदर में टैब का यूज किया जाएगा, लैपटॉप का यूज किया जाएगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स जो वेलफेयर, उन्होंने इस चीज को लॉन्च किया है, सारी की सारी चीजें हैं। एक हैंडबुक बनाई जाएगी, इसके अंदर में आप ये देखिए कि में फर्स्ट टाइम जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा वो कैसे स्मार्टफोन, टैबलेट के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल के अंदर में बहुत ज्यादा फोकस दिया जा रहा है कि कैसे फार्मर्स की इनकम को डबल किया जाए, इनकम को क्या किया जाए, डबल किया जाए। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि फार्मर्स की इनकम डबल करने के लिए क्या है, एग्रीकल्चर का अगर आप सर्वे करेंगे, कौन सी फसल कहाँ उग रही है, कैसे उग रही है, किसके अंदर में कितनी कमी आ रही है, किसानों के पास कितना पैसा आ रहा है, सारी चीजें करेंगे तब आप डाटा फॉर्मुलेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर सेंसस के बारे में याद रखिएगा, ये हर 4 साल में होता है। ओ 5 साल, सॉरी मैं बार बार 4 साल बोल रहा हूँ, दरअसल मैं कुछ अभी पढ़ रहा था तो वो 4 साल का उसका याद आ रहा है बार बार, वो सीवीसी से रिलेटेड। तो प्लीज याद रखिएगा ये क्या है, 5 साल क्या होता है, हर 5 साल में सेंसस होता है। जैसे जो नॉर्मल सेंसस होता है वो 10 साल पे होता है, तो ये वाला सेंसस हर 5 साल पे होता है। और ये मेन सोर्स है जिसके अंदर वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, पैरामीटर्स हो गया, सारी छोटी छोटी ऑपरेशनल होल्डिंग हो गया, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, साइज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सब चीजें इसी सेंसस से हमें क्या चलती हैं, पता चलती हैं। तो प्लीज याद रखिएगा हर 5 साल में सेंसस किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, 44th चेस ओलंपियाड। ये चीज आपको पता ही होगी कि अभी चेस ओलंपियाड चल रहा है, चेन्नई के अंदर में चल रहा है। अभी जब मोदी जी ने वहां पे भाषण भी दिया था, मतलब अब तो खत्म हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, तो वहां पर है सारे के सारे चेस के प्लेयर इसमें आते हैं। तो ये क्या है, चेस ओलंपियाड क्या है, बायएनियल
चेस टूर्नामेंट है जहां पर हर टीम क्या करती है, वर्ल्ड के अंदर में compete करती हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा किया जाता है? फाइड इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, डिस्क्राइब क्या नाम है, अरेंज करता है, ऑर्गेनाइज करता है, और क्या करा, होस्ट कंट्री को यही आइडेंटिफाई करता है। इस बार होस्ट कंट्री कौन है? इंडिया है। ठीक है, क्लियर है, याद रखिएगा। अगला जो है, पावर सेक्टर को कैसे रिवैम्प किया जाए, कैसे उसके अंदर में और अच्छी अच्छी चीजें, स्कीम डाली जाए, जिससे क्या हो, पावर सेक्टर अपने आप में सस्टेन कर सके। देखिए, पावर सेक्टर क्या है? किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी पावर सेक्टर है। किसी भी फैक्ट्री में चले जाओ, किसी भी सर्विस सेक्टर में चले जाओ, वहां पर क्या चाहिए? पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी हर किसी को चाहिए। अब समस्या क्या है, हमारे यहाँ पर कई सारे स्टेप्स, कई सारे स्कीम्स, कभी कई लोगों का पेमेंट ना करना, ये सारी चीजें होती हैं। कई जगह पर कम टैरिफ के ऊपर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना, सब्सिडाइज टैरिफ के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना, उसके कारण में होता है जो कंपनीज हैं वो क्या रहती है? घाटे में रहती हैं। तो कैसे इनके हेल्थ, किस चीज से? फाइनेंशियल हेल्थ से रिलेटेड चीजें अपलिफ्टमेंट हो, उसके लिए क्या है, कई सारी स्कीम चलाई जाती रहती हैं। तो उसमें से एक स्कीम ये भी है, क्या है? पावर एट 47, एक ये क्या चल रहा था, एक ये लॉन्च चल रहा था सारा का सारा। तो एक स्कीम क्या, उज्जवल भारत एंड उज्जवल भविष्य, ये क्या चल रहा था, वहां पर एक स्कीम चल रहा था ग्रैंड फिनाले पे, पावर एट 47। वहां पर काफी सारी चीजें की, क्योंकि आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज है जो इकोनॉमी के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसी साथ में अगर मान के चलिए इलेक्ट्रिसिटी सभी को नहीं मिलेगी, तो ईज ऑफ लिविंग हो गया, आपके पास में एजुकेशन का एक्सेस हो गया, आपके पास में मान के चलिए क्या नाम है, जॉब का एक्सेस हो गया, आपकी स्किल सीखने का एक्सेस हो गया। इवन आजकल तो ऑनलाइन एजुकेशन भी चल रही है। आपको लाइट पंखा नहीं रहेगा तो आपकी हेल्थ के ऊपर में इंपैक्ट पड़ता है, सारी चीजें हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पावर सेक्टर क्या है? की ड्राइवर है इंडिया की प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए। रोबोस्ट सेक्टर है जहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को भी बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि ये एक चीज समझिए, पावर का सिर्फ और सिर्फ रोल प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो आपकी ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो यहां पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, और ज्यादा और चीजें जहां पर ट्रांसमिशन, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कनेक्शन, इनको क्या करना पड़ेगा आपको, और ज्यादा इन्हांस करने की जरूरत है। ठीक है, क्लियर है। धीरे धीरे हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड और ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा और पेनिट्रेशन होगा, जितना ज्यादा ग्रिड से कनेक्शन होगा, उतनी ज्यादा और बढ़ती जाएगी। तो सारी चीजें हैं कि क्या क्या इश्यूज क्या क्या है। जैसे मान के सबसे पहला क्या मैंने लॉसेज आपको बताया कि लॉस होता है, बहुत ज्यादा लॉस होता है, वेस्टेज होती है इलेक्ट्रिसिटी की। डिफरेंट स्टेट के अंदर में 1 लाख करोड़ से क्या है, उधारी है स्टेट गवर्नमेंट का, पैसा नहीं चुका है। तो सारे के सारे इश्यूज हैं, इसलिए काफी समय से कोशिश की जा रही है कि कैसे पावर सेक्टर को क्या किया जाए, रिवाइव किया जाए। अगले दो आर्टिकल, वो आपको पता है कि एक्सरसाइज है, एक अभी एक्सरसाइज है अल नजा 4। तो अल नजा एक्सरसाइज किसके साथ हुई है? ओमान के साथ हुई है। प्लीज याद रखिएगा, कंट्री का नाम याद रखिए बस। तो ओमान को एक बार मैप पर देख लेते हैं। ओमान जो है एक बार मैप पर देख लेते हैं। ये रहा हमारा प्यारा भारत, ओमान के अंदर में ये क्या हुई है, एक्सरसाइज हुई है। प्लीज याद रखिएगा, क्या ओमान की कंट्री के साथ में एक्सरसाइज का नाम याद रखा है, इंडिया ओमान की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है अल नजा। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा, इसका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी इस समय कहां पर हुई है? राजस्थान में हुई है, अगस्त में होने वाली है। ये क्या है, और आपके जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है राजस्थान के अंदर, वहां पर होगा सारी चीजें। बट आपको यहां से और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कंट्री का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट ऐसी कौन सी है? एक्सरसाइज विन बैक्स। ये किसके बीच में होगा? विन से याद रखिए, VI यानी कि इंडिया और वियतनाम। प्लीज याद रखिएगा, ये बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, एक एक्सरसाइज है पिच ब्लैक, वो किससे? ऑस्ट्रेलिया के अंदर में होती है, जिसके अंदर में और बहुत सारी कंट्रीज क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। ऐसी एक एक्सरसाइज है मालाबार, उसके अंदर में क्वाड की चारों कंट्रीज भाग लेती हैं। कौन कौन? आपकी इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और क्या है, US। प्लीज याद रखिए सारी की सारी चीजें। तो ये क्या है, विन बैक्स किसे? इंडिया और वियतनाम के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज है। तो आज के सेशन में इतना ही। जुलाई का हमने करंट अफेयर, ये जो PIB वाला है वो हमने कंप्लीट कर लिया। देखिए जुलाई पूरा कंप्लीट हो गया, हिंदू न्यूज़पेपर पूरा किया हमने, क्विज भी कर लिए, PIB भी हो गया। अब क्या होगा आपके लिए, नेक्स्ट वीक के अंदर में जुलाई के महीने का जो योजना और कुरुक्षेत्र है वो भी आपके लिए आ जाएगा। तो सारी चीजें कंप्लीट है, ज्यादा कहीं टेंशन लेने की जरूरत है। आप बस मल्टीपल रिविजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। और आपको मैं बार बार ऑफर बता रहा हूं कि 8 तारीख से इसमें एडमिशन क्लोज हो जाएगा। 18,999 रुपए अभी आप इसके अंदर में एनरोल कर सकते हैं। बाद में 8 अगस्त के बाद में एडमिशन इसमें क्लोज हो जाएगा। रोज शाम को 6 बजे इसकी क्लास होती है, आप इसको अभी ज्वाइन करिए। क्या कोड यूज करके? PRT लाइव कोड यूज करके। थैंक यू सो मच। इसका PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, प्रशांत तिवारी PDF। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए और मल्टीपल रिवीजन करिए। बहुत ज़्यादा सोर्सेज पे भागने की बजाय मल्टीपल रिवीजन के ऊपर में क्या दीजिए, ध्यान दीजिए। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।